हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है अजब गजब खिलौने। इसकी पहली पाठ योजना का नाम है नाटक पढ़ना। संसाधन के रूप में एक राजा और एक रानी की अंगुलियों की कठपुतली और मुख्य शब्द है नाटक और अभिनय। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग नाटक को उचित विराम, भावों और अभिनय के साथ पढ़ पाएंगे। बच्चों, अब मेरी 2 उंगलियां हैं जिसको आप कठपुतलियों की तरह समझेंगे कि एक राजा है और एक रानी है। अब ये दोनों उंगलियां बातें करेंगी कि रानी राजा से पूछती है कि क्या कल हमारे राजकुमार के जन्मदिन पर केवल उसके मित्र ही आएंगे। तो राजा जवाब देते हैं कि राजकुमार के मित्रों के अलावा कुछ और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राजकुमार अपना दोस्त बना लेगा। रानी और राजा कक्षा से बोलते हैं, क्या आप सभी आएंगे तो हमारे राजकुमार के जन्मदिन पर। ये दोनों अंगुलियां आपस में क्या कर रही हैं? ये दोनों अंगुलियां आपस में बातें कर रही हैं। तो आज हम नाटक अजब गजब खिलौने को उचित विराम, भावों और अभिनय के साथ पढ़ेंगे। इसके लिए आप समूह में बैठेंगे और अपने समूह में आपस में चर्चा करते हुए एक एक पात्र को चुन लें। उस पात्र के द्वारा कही गई बात को हाव भाव के साथ पढ़ें। जैसे कोई विद्यार्थी अगर दुकानदार चुनता है तो उसे दुकानदार के द्वारा कही जाने वाली बात को पढ़ना होगा। इस बात का सभी को ध्यान रखना है कि जैसा भाव है उसी के अनुसार आपको बात करनी है। इस कार्य को करने के बाद बच्चों, जो पहला प्रश्न है वह यह है कि आपने नाटक को किस तरह से पढ़ा। नाटक पढ़ते हुए आपके मन में किस तरह के भाव आए। हमने एक एक पात्र के द्वारा कही गई बातों के अनुसार पूरे नाटक को पढ़ा। नाटक को पढ़ते हुए मन में आश्चर्य, खुशी, उत्साह आदि भाव आए। इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी नाटक को हाव भाव के साथ पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी नाटक को पढ़ते हैं तो हमें नाटक में आए पात्रों, उनकी भावनाओं, नाटक के दृश्यों, वहाँ आए स्थानों आदि का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे स्थान दुकान का है तो हमें दुकानदार की तरह ही मोल भाव के अंदाज में बात करनी पड़ती है। उसी के अनुसार हमारे हाव भाव भी होते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि नाटक में अभिनय करने से क्या फ़ायदा होता है। नाटक में अभिनय करने से ऐसा लगता है जैसे यह घटना हमारे सामने ही घटित हो रही हो। इसमें पात्र अपनी सोच और भावनाओं को अपने हाव भाव द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। अब आप यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर पढ़ सकते हैं और इस चार्ट के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि नाटक को हाव भाव के साथ पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1, 2, 3 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। संसाधन के रूप में यातायात के संकेत, लाल, हरी और पीली बत्ती का फ्लैश कार्ड। पर्ची में बिना विराम चिन्ह लिखे संवाद, यानी कि दरबारियों ने बीरबल से 2 सवाल पूछे। पहला दरबारी, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल, जितने इस भेड़िए के शरीर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। दूसरा दरबारी, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? बीरबल, धरती पर कुछ रेखाएं खींचकर बीच में लोहे की एक छड़ी धरती में गाड़ देता है, यही इस धरती का केंद्र बिंदु है। मुख्य शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग विराम चिन्हों
प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम और अर्ध विराम का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। लाल, हरी और पीली बत्ती के फ्लैश कार्ड देखेंगे। यदि यातायात के संकेत लाल, हरी और पीली बत्तियां ना होती तो सड़क का क्या हाल होता? सड़क पर गाड़ियां अच्छी तरह से नहीं चल पाती और बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो सकती थीं। तो आज हम कुछ विराम चिन्हों जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह और अर्ध विराम का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। इसके लिए जो दी गई पर्ची में लिखे संवादों को आपने समूह में पढ़ना है और इन संवादों में प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अपने समूह में चर्चा कीजिए कि इन संवादों में कौन सी जगह पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा और उसके बाद उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। जो समूह सबसे पहले विराम चिन्ह लगा ले उसके सभी विद्यार्थी अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और इसके लिए आप समूह में बैठेंगे 4-4 के। अब बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है वह यह है कि आपने कौन से विराम चिन्ह का किस जगह पर प्रयोग किया। तो कुछ आप लोग बताएंगे आकर। तो दरबारियों ने बीरबल से 2 सवाल पूछे। पहला दरबारी, आसमान में कितने तारे हैं? तो इसके बाद लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। बीरबल, जितने इस भेड़िए के शरीर पर बाल हैं। यहाँ पे आएगा अर्ध विराम क्योंकि यहाँ बात अभी आधी हुई है। बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो यहाँ आएगा पूर्ण विराम क्योंकि अब सेंटेंस जो वाक्य है कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। दूसरा दरबारी, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। बीरबल, धरती पर कुछ रेखाएं खींचकर बीच में लोहे की एक छड़ी धरती में गाड़ देता है, यही इस धरती का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम आएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग हम कैसे और कब करते हैं। तो वाक्य के समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे रोहन घर जा रहा है, जहाँ पर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे मिहिर कहाँ जा रहा है, जहाँ पर एक वाक्य में उपवाक्य भी होता है वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बारिश आने वाली है, जल्दी घर चलो, यानी 2 वाक्य होंगे। तो जब 2 वाक्यों में बात हमारी पूरी होगी तो हम पहले वाक्य के बाद अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं और दूसरे वाक्य के बाद पूर्ण विराम। इसी में तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। कल रविवार है, तो यहाँ अर्ध विराम आ जाएगा। अपना काम पूरा करके आना, ये यहाँ पे वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो हम इसमें पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर दोबारा यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं और आप यहाँ पे चार्ट की सहायता भी ले सकते हैं कि हमने इन चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में किस तरह से करना है। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.2 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नाटक का अभ्यास। इसमें किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं होगा और मुख्य शब्द हैं संवाद और हाव भाव। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग उचित विराम चिन्हों और हाव भाव के साथ संवाद पढ़ते हुए और मंच के निर्देशों का पालन करते हुए नाटक का अभ्यास कर पाएंगे। दिए गए संवाद को एक बार बिना हाव भाव के केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के बिना बच्चों की तरह हाव भाव सहित इसी संवाद को बोलना है। जैसे सोनम कहती है, भैया मुझे यह रिमोट वाली कार दे दीजिए। पीटर, भैया मुझे तो हवाई जहाज दे दीजिए। तो आपको इस संवाद को कहने का कौन सा तरीका अच्छा लगा और क्यों? तो हाव भाव के साथ संवादों को कहा गया तरीका अच्छा लगा
संवादों को इस तरह से बोलने पर ऐसा लग रहा था कि यह घटना हमारे सामने ही हो रही हो। आज हम संवादों को पढ़ते हुए नाटक का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए हम समूह में बैठेंगे और आज आपको नाटक का अभ्यास करना है। आपने अपने समूह में पहले दिन पाठ अजब गजब खिलौने में से जिस पात्र के संवादों को पढ़ा था, आज उसी पात्र के संवादों को हाव भाव के साथ कहते हुए नाटक का अभ्यास करें। एक साथी पहले अपने समूह का परिचय दे। जैसे आज हम एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटक में हम खिलौनों के एक दुकानदार और कुछ बच्चों का अभिनय करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले दृश्य में क्या होता है। हर एक साथी को उसके संवादों को पूरा बोलने दें। पहले एक साथी अपने संवाद को हाव भाव के साथ बोले, उसके बाद दूसरा साथी बोले। संवादों को बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस पात्र को ध्यान में रखना है जिसके संवाद आपको बोलने हैं। उस समय आप अपने आप को भूलकर उसी पात्र के अनुसार व्यवहार करें। अपने साथियों को उचित प्रकार से अभिनय करने के लिए बीच बीच में सुझाव भी देते रहें। और इसमें आप 4-4 के समूह में बैठेंगे। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि अजब गजब खिलौने पाठ के आधार पर नाटक का अभ्यास करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो पहले हमने पात्रों के संवादों और उनके हाव भावों के बारे में सोचा। उसके बाद हमने अपने संवादों को बोलने की कोशिश की। अपने साथियों को उचित प्रकार से अभिनय करने का सुझाव भी दिया। इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी नाटक का अभ्यास करने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो पहले पूरे नाटक को पढ़कर समझ लेते हैं कि यह नाटक शुरू से अंत तक कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद उसमें आए पात्रों के अनुसार हम पात्र बनते हैं और उनके संवाद तैयार करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि नाटक में दिए जाने वाले संवाद सरल भाषा में होने चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बोला जाना चाहिए। संवादों को बोलते समय पात्र के अनुसार हाव भावों को भी प्रकट करना चाहिए। जैसे खुशी की बात है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, और यदि आश्चर्य की बात है तो आश्चर्य का भाव दिखना चाहिए। इसी में अगला प्रश्न है कि नाटक में संवाद का होना क्यों आवश्यक है। नाटक में संवाद ना हो तो पता ही नहीं चल पाएगा कि पात्र आपस में बातें कर रहे हैं या कहानी प्रस्तुत की जा रही है। तो इसलिए किसी भी नाटक में संवाद होने जरूरी हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की हम सहायता ले सकते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.3 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है नाटक की प्रस्तुति। संसाधन के तौर पर हवाई जहाज और अन्य खिलौने, एक दीवार घड़ी, और मुख्य शब्द है प्रस्तुत, मंच, अभिनय, दर्शक। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग उचित विराम, भावों और मंच के निर्देशों का पालन करते हुए नाटक को प्रस्तुत कर पाएंगे। अब बच्चों, जो खिलौने आपके पास हैं, यानी हवाई जहाज या कोई और खिलौना या दीवार घड़ी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इन खिलौनों से। तो इन खिलौनों से हम खेल सकते हैं और नाटक में इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आज हम कक्षा में भी एक नाटक को प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपने अपने समूह में कल जिस नाटक का अभ्यास किया था, आज आप उस नाटक को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी समूहों को प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। दिए गए खिलौनों का प्रयोग करेंगे और ध्यान रहे कि नाटक को प्रस्तुत करते हुए पात्र के अनुसार हाव भाव भी दिखने चाहिए। और इसके लिए आप समूह में बैठेंगे, नाटक को प्रस्तुत करेंगे। अब इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि नाटक को प्रस्तुत करते हुए आपको कैसा लगा। नाटक को प्रस्तुत करते हुए हमें बहुत मज़ा आया और हमने किसी नाटक को सबके सामने प्रस्तुत करने की कला को भी सीखा।
इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी नाटक को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। किसी नाटक को प्रस्तुत करने से पहले हम छोटे छोटे समूहों में उसके पात्रों और संवादों को निर्धारित कर लेते हैं। एक बार तैयारी करने के बाद हम तैयार किए गए नाटक को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए हम उससे संबंधित ज़रूरी सामान का प्रयोग भी करते हैं। नाटक की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रस्तुतिकरण दिए गए समय के अंदर हो जाए। नाटक को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी बातों यानी विषय से संबंधित संवाद, अभिनय, सामान, समय, भाषा, घटनाओं का होना ज़रूरी है। इनके प्रयोग से दर्शक नाटक को देखने में रुचि लेते हैं। वे नाटक का अधिक आनंद भी ले सकते हैं। इसी में अगला प्रश्न है कि नाटक में पहने जाने वाले कपड़ों से नाटक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि नाटक में पात्रों के अनुसार कपड़े पहने गए हों तो नाटक और अधिक रोचक लगता है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से यहाँ पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से आप बता सकते हैं कि किसी नाटक को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोगों को कक्षा कार्य में कार्यपत्र 10.4 करना है और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9 और 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।